हेलो एवरीवन। उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे बेटा। तो हम पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं कहने लगूं तो बेटा 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में फिजिक्स में आता है तो फिजिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। जब आप 12th कर लोगे तो नीट करोगे या जेईई मेंस करोगे, चाहे वो केमिस्ट्री है चाहे वो फिजिक्स है, दोनों में ही, दोनों के लिए भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये मॉडल होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये मॉडल बहुत इंपोर्टेंट है, आपको ये 100% कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं इस मॉडल की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को देखते हैं। तो बेटा हमारे पास इससे पहला जो मॉडल था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसको जानना है कि वो कहाँ फेल हुआ। तो अगर हम बात करें रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए थे कि जो परमाणु होता है वो स्टेबल होता है जबकि उनके अकॉर्डिंग अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। तो ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं आपको बताऊंगा, फिर से रिपीट करूंगा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। साथ में ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, रेखिक स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। तो इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बोहर ने अपना एक मॉडल दिया। बोहर ने सन 1913 में रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए प्लैंक क्वांटम के आधार पर कुछ पॉइंट्स बताए जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर। तो देखते हैं बेटा बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, पहले उसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं के स्पष्टीकरण हेतु सन 1913 में नील्स बोहर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसकी कमी क्या क्या थी। देखो, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि भाई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। मतलब नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब एक साइंटिस्ट है हमारे पास मैक्सवेल, इन्होंने कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में गति करेगा तो वो ऊर्जा का ह्रास करेगा, ऊर्जा में कमी होगी उसकी, मतलब उसकी ऊर्जा घटेगी। तो इन्होंने इसके अकॉर्डिंग, ये एक चार्ज पार्टिकल है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश है। नाभिक में क्या होता है, नाभिक में होते हैं बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पर कैसे चार्ज होता है, धनावेश होता है। तो ये भी एक चार्ज है और ये भी एक चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में, तो जब गति करेगा तो ये अपनी ऊर्जा का क्या करेगा, ह्रास करेगा, मतलब ऊर्जा घटेगी। और जब ऊर्जा घटेगी तो इसका पथ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, और जब ये छोटा होता जाएगा तो ये कहां चला जाएगा बेटा, नाभिक के अंदर गिर जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के अंदर गिर गया तो ये तो स्पॉट हो जाएगा, एटम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मतलब एटम की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो ये जो रदरफोर्ड थे वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैं कह सकता हूं कि रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। दूसरा, अगर बात करें स्पेक्ट्रम की, तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे कौन आए, नील्स बोहर आए, जिन्होंने 1913 में एक मॉडल प्रस्तावित किया, जिनके कुछ पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट ये है, पहला पॉइंट उन्होंने यही कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। लो जी,
इन्होंने बस एक बात ऐड करी नाभिक के मॉडल में, सॉरी रदरफोर्ड के मॉडल में। वो क्या बात ऐड करी? निश्चित। कौन सी ऐड करी बेटा? निश्चित। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है, जबकि बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, समझे इसका मतलब? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग तो भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, किसी भी रेडियस के साथ घूम सकता है, उसकी कोई त्रिज्या फिक्स नहीं थी, कहीं भी इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। लेकिन बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो कुछ निश्चित कक्षा में घूमेगा, हर प्रकार की कक्षा में नहीं घूमेगा, यानी कि हर प्रकार की त्रिज्या में नहीं घूमेगा। मान लीजिए यहां से यहां तक की त्रिज्या की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, वो अलग होगी, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग, यहां से यहां तक अलग, डिफरेंट होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन वो निश्चित कक्षा में ही घूमेगा, निश्चित वृत्ताकार कक्षा में। कुछ ही फिक्स्ड कक्षाएं होंगी जिनमें वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा, जिनमें वो इलेक्ट्रॉन गति करेगा। और दूसरी बात इन्होंने कहा, जब ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा ना तो निश्चित ऊर्जा के साथ गति करेगा, मतलब उसकी ऊर्जा में भी कमी नहीं होगी। जैसे कह रहे थे ना मैक्सवेल के, जब चार्ज पार्टिकल किसी न्यूक्लियस के अराउंड गति करेगा तो वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। तो इन्होंने कहा भाई निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा और निश्चित ही ऊर्जा के साथ घूमेगा। और जब वो किसी कक्षा में घूम रहा होगा तो वो ना तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा ना ऊर्जा को इमिट करेगा, मतलब ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उससे और ना ऊर्जा को ग्रहण करेगा, बस वो निश्चित ऊर्जा के साथ गति करता रहेगा। समझ पा रहे? अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, ये बात तो रदरफोर्ड भी कह सकते हैं। इन्होंने एक प्रमाण दिया, मैं बताऊंगा वो क्या प्रमाण दिया, चलिए वो अभी बता देते हैं, बात समझ में अच्छे से आ जाएगी आपको। और अच्छा, इन्होंने कहा भाई वैसे तो ये पॉस्टुलेट है, क्या ये पॉस्टुलेट? अब मैं बताता हूं पॉस्टुलेट का मतलब जानते हो? हाँ, परिकल्पनाएं। ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनना, यहीं पे बता देता हूं मैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा होगा, ध्यान से समझना बेटा इस बात को, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होगा तो v वेग से कर रहा होगा, m द्रव्यमान के साथ कर रहा होगा। और जब ये v वेग से गति कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ इसके पोजीशन में, इसके स्थान में विस्थापन हो रहा होगा। तो मान लीजिए इसका विस्थापन x है बेटा, x दूरी तय कर ली इसने, x दूरी तय कर ली। अच्छा, अब ध्यान समझते रहना, इस इलेक्ट्रॉन को चूंकि वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब वृत्ताकार पथ पे घूम रहा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लग रहा होगा अंदर की ओर, एक बल लग रहा होगा, उसे भी देखेंगे हम। तो ये एक बल लग रहा है F अंदर की ओर। अब ये दोनों की जो पोजीशन हो गई, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो 90 डिग्री के एंगल पे घूम रहा है। कार्य बताओ, कार्य का फॉर्मूला। चलिए कार्य तो बात करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तभी तो ऊर्जा में कमी आएगी। तो कार्य बताइए बेटा, कार्य W बराबर क्या होगा? F डॉट x, क्योंकि कार्य जो होता है वो अदिश राशि होती है तो इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट होगा। F डॉट x कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। कार्य ही तो होता है बेटा, बल गुना विस्थापन। बल F है, विस्थापन कितना है? x डॉट प्रोडक्ट। और जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है? कोस थीटा। और थीटा कितना है बेटा? 90। थीटा कितना है? 90। तो W बराबर आया हमारे पास Fx कोस 90। और बच्चा ये बात जानता है कि जी कोस 90 की वैल्यू तो 0 होती है। अगर कोस 90 की वैल्यू 0 है तो 0 की गुना Fx में करोगे तो W भी कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है तो वो उसका द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? 0 होता है, मतलब वो कोई कार्य नहीं कर रहा। और जब वो कोई कार्य नहीं करेगा तो मुझे बताओ ऊर्जा में ह्रास आएगा क्या उसके? जब वो कोई कार्य ही नहीं कर रहा, इसका मतलब उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आने वाली। तो इलेक्ट्रॉन जो है, बोहर ने क्या कहा बेटा, ये बहुत कीमती बात है, इलेक्ट्रॉन जो है वो निश्चित वृत्ताकार कक्षा में घूमता है और निश्चित ऊर्जा के साथ घूमता है। निश्चित ऊर्जा की इन कक्षाओं को उन्होंने क्या करा? निश्चित ऊर्जा स्तर मतलब स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहा।
जिसको डिनोट करा एक नई एनर्जी लेवल्स, मतलब के एल एम एन, या फिर आप नंबर भी दे सकते हो 1 2 3 4 इनसे, कि भाई पहली कक्षा को के, दूसरी को एल, तीसरी को एम, चौथी को एन। हर प्रकार की कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा, ये बात समझ में आ जाएगी अभी आपके कुछ टाइम बाद ही। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला पोस्टुलेट क्या करता है। कुछ बिंदु निम्नलिखित है। पहला बिंदु क्या है, ध्यान से देखो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार, लिख लेना भाई इसको अच्छे से करके, वृत्ताकार, निश्चित वृत्ताकार कक्षा या निश्चित ऊर्जा में, निश्चित ऊर्जा के साथ भी लिख सकते हो या निश्चित ऊर्जा में भी लिख सकते हो, चक्कर लगाते हैं, निश्चित ऊर्जा के साथ चक्कर लगाते हैं। अच्छा, इन वृत्ताकार पथों को निश्चित कक्षा, ये जो निश्चित वृत्ताकार पथ है इनको हमने क्या कहा, निश्चित कक्षा मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। इन्हें के एल एम एन या 1 2 3 4 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। पहला आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षा में, यानी कि इसकी एनर्जी लेवल्स क्या है, फिक्स है, कि इन्हीं में गति करेगा, निश्चित है भाई, हर प्रकार की कक्षा में गति नहीं करेगा। एक नाभिक के चारों ओर इनफाइनाइट अनंत कक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन हर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति नहीं करता, कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षा में ही गति करेगा। पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया आपको, पहला बिंदु समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चलो, दूसरा चेक करो बेटा। उसने कहा कि जब वो इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, दूसरा पॉइंट, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गति करेगा उस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबकी ऊर्जा समान होगी। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए मेरे पास ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, तो दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इन चारों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होगी। ऊर्जा क्या होगी बेटा, समान होगी इन चारों इलेक्ट्रॉनों की। अगर दूसरी कक्षा में, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। तो दूसरी बात ध्यान से देखो, किसी एक निश्चित कक्षा में, कोई भी एक निश्चित कक्षा, चाहे ये वाली निश्चित कक्षा हो चाहे ये वाली निश्चित कक्षा हो, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है। सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। अब भाई साहब तीसरा जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर बच्चों को पता हो भाई। तीसरा इंपॉर्टेंट, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है, बोहर्स कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिनके लिए इनका कोणीय संवेग, क्या बेटा, कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होगा, पूरा नंबर होगा। और इस पूर्ण गुणक को हमने n से डिनोट कर, कोणीय संवेग h/2 का अगर पूर्ण गुणक है तो उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, अदरवाइज इसके अलावा इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेगा। इस बात को बहुत अच्छे समझना, मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि h/2 का ही क्यों पूर्ण गुणक होता है। हर एक बात को अच्छे समझेंगे, लेकिन बेटा आपके पास कॉपी पेन अच्छे से लिखते चलना, नहीं तो भूल जाओगे। क्या फायदा होगा इतना बड़ा लेक्चर देखने का, क्योंकि ये लेक्चर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल्स दोनों आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए बेटा इस लेक्चर को अगर अच्छे से समझना है तो आपके पास कॉपी हो, पेन हो और लिख रहे हो आप अच्छे से और चीजों को समझ रहे हो। और जो चीज आपको समझ में आ जाए और हम अगर उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज कर दोगे और प्रैक्टिस करके देखोगे कि आपसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखिए बेटा, ध्यान से सुनना क्या कर रहा है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज होता है। अच्छा चलिए मैं अब इस बात को बताता हूं, कोणीय संवेग क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं। देखो बेटा, अगर कोई चीज रेखीय गति कर रही है, रेखीय गति करे एक रेखा में, जैसे मैं चल रहा हूं, अब ये एक रेखा है, रेखीय गति कर रही है अगर कोई चीज,
तो फिर उसका पास कुछ द्रव्यमान होगा m, कुछ v वेलोसिटी से गति कर रही होगी, v वेग से चल रही होगी आगे की ओर, और उसका द्रव्यमान m होगा। तो इन दोनों का गुणनफल कहलाता है संवेग, जिसे p से डिनोट करते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। ये बात समझ में आती होगी आपको। जब कोई चीज रेखीय गति करती है तो उसका कुछ द्रव्यमान है, कुछ भी वेग से गति कर रही होगी, इन दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाएगा? संवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? संवेग। अब इसी चीज को आप क्या कर दो, इसी चीज को आप क्या कर दो, वृत्तीय गति करा दो। क्या करा दो? वृत्तीय गति। और जब कोई चीज वृत्तीय गति करेगी तो कुछ ना कुछ रेडियस पे करेगी। मान लीजिए अब ये तो न्यूक्लियस है, मैं इधर दिखा देता हूं। ये तो मान लीजिए कोई सेंटर है। अब इस सेंटर के अकॉर्डिंग इस रेडियस के साथ ये गति कर रहा है कोई पिंड। ये रहा यहां से यहां तक, ध्यान से समझना भाई। ये कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है, ये रही, जो गति कर रही। अब इसके पास m द्रव्यमान है, v वेलोसिटी से गति कर रही है ये, और r त्रिज्या भी होगी। भाई मान लीजिए आपने यही चीज ले ली, इतनी रस्सी बांध रखी है, तो यहां से गति करेगी तो ये त्रिज्या r हो गई। इतनी बड़ी होगी तो गति थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, अगर मैं घुमाऊंगा त्रिज्या मुश्किल हो जाएगी, तो वो त्रिज्या r हो गई। तो कोणीय संवेग क्या होगा, इसको ध्यान समझो, इन तीनों का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाएगा। कोणीय संवेग क्या होगा? ये जो पिंड है r त्रिज्या से गति कर रहा है, r त्रिज्या से, और mv का गुणनफल, mv के अंदर बस r को ले आओ, तो ये क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग। r को ले आओ तो mvr जितनी त्रिज्या से वो वृत्तीय गति कर रहा है, उसका गुणनफल भी हमारा क्या कहलाता है? हाँ, कोणीय संवेग कहलाएगा। तो ये कोणीय संवेग है, इसको रफ कर दो। अच्छा, तो वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिसके लिए उसका कोणीय संवेग क्या होगा बेटा? h/2π का पूर्ण गुणक होगा। इस बात को समझते हैं, थोड़ा सा फील करना बेटा इस बात को। देखो फील करा रहा हूं मैं इसको, h/2π का पूर्ण गुणक ही क्यों आया, ध्यान से समझना। मुझे बताइए, जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो एक वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है। ये रहा, इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहा है तो कौन से पथ पे गति कर रहा है बेटा? वृत्तीय पथ, वृत्तीय सर्कुलर पाथ है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा डी ब्रोगली का सिद्धांत। डी ब्रोगली नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा भी। डी ब्रोगली ने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर दो नेचर पाई जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन द्वैती प्रकृति शो करता है, एक कण की तरह और एक तरंग की तरह। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर तरंग की तरह गति करता है, और अगर ये तरंग की तरह गति करेगा तो इसकी कुछ ना कुछ तरंगदैर्ध्य होगी, लैम्डा होगा। अब ये गति कर रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से गति कर रहा है, तो कितनी तरंग बना रहा है? मान लीजिए यहां से यहां तक एक तरंग, यहां से यहां तक दो तरंग, यहां से यहां तक बेटा इसने तीन तरंग बना दी, मान लो तीसरी है, दूसरी है, पहली। समझते रहना इस बात को बहुत अच्छे से। तो जो डी ब्रोगली थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा जो परिधि है ना, परिधि वो बराबर होगी इस वेव की लैम्डा के पूर्ण गुणज के। परिधि बराबर है, यानी कि इस परिधि पे जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो तरंग की फॉर्म में गति कर रहा होगा, तो जितनी तरंग बनाएगा, मान लीजिए तीन तरंग बने तो 3 लैम्डा, परिधि 3 लैम्डा के बराबर होगी। अगर परिधि मान लीजिए परिधि ज्यादा है तो लैम्डा भी ज्यादा हो जाएगा, 4 लैम्डा 5 लैम्डा। अगर 4 वेव्स बना रही है तो 4 लैम्डा, 5 बना रही है तो 5 लैम्डा, तो n लैम्डा का। अब चूंकि ये एक वृत्त है, और वृत्त की परिधि होती है 2πr, आप जानते होंगे। तो 2πr बराबर होगा n लैम्डा के। 2πr बराबर किसको होगा बेटा? n लैम्डा के। अब डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या थी? लैम्डा बराबर h/mv। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर किसके है? h/mv के। रख दो लैम्डा की जगह, तो 2πr बराबर होगा बेटा nh/mv। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ।
अच्छा, अब मुझे चाहिए, ध्यान से समझते रहना बेटा, मुझे चाहिए 2 पाई आर को तो इधर भेज दो बटे में एम वी को इधर भेज दो, तो आर गुना एम वी, एम वी तो इधर भेज दिया मैंने, बराबर होगा एन एच, 2 पाई को अपॉन भेज दो 2 पाई। तो देखियो बेटा मैं इसे लिख सकता हूं क्या, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। देखना ये कोणीय संवेग है या नहीं है, अभी तो बताया एम वी आर क्या होता है, कोणीय संवेग। बताओ एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है या नहीं है, एन पूर्ण गुणज है या नहीं है, जल्दी बताओ। इसी चीज के लिए बोहर ने इस बात को एक्सप्लेन करा, कर दो अब इसको। तो ये जो बात है ये तो प्रूफ है आपके सामने है बेटा। बोहर ने जो बात कही थी एक थ्योरेटिकल बात है, पोस्टुलेट है। एक्सप्लेन किसने करा, डी ब्रोगली ने करा। एक्सप्लेन इस बात को किसने करा, डी ब्रोगली ने, जो मैंने आपको दिखाया। चलिए खैर अभी देख लेते हैं हम बहुत अच्छे से। और तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिसके लिए इसका कोणीय संवेग कितना होगा बेटा, कोणीय संवेग होता है एम वी आर, मैंने बता दिया आपको। पूर्ण गुणज होगा किसका, एच अपॉन 2 पाई, उन्हीं में गति करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो एच अपॉन 2 पाई में गति करेगा, एन की जगह अगर मैं 1 रखूं, जहां एन क्या है बेटा, जहां एन आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 एन सो। अगर मैं एन की जगह 1 रखूं तो या तो इलेक्ट्रॉन एच अपॉन 2 पाई वाले कोणीय संवेग में गति करेगा, या 2 एच अपॉन 2 पाई वाले में करेगा, या 3 एच अपॉन 2 पाई वाले में करेगा, या 4 एच अपॉन 2 पाई वाले में करेगा, इनमें करेगा भाई। अगर मैं यहां लिख दूं क्या इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, क्या इलेक्ट्रॉन 3 एच अपॉन 2 सॉरी हाँ 4 पाई, तो मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूं, क्या इलेक्ट्रॉन 3/2 एच अपॉन 2 पाई वाली कक्षा में गति करेगा, क्या इस वाली कक्षा में गति करेगा। एन का मान बताओ 3/2 है क्या, या तो 1 है या 2 है या 3 है, पूरा नंबर है, पूरा नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिसके लिए उसका कोणीय संवेग क्या होगा, एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक होगा, इंटीजर होगा। इसी को बोलते हैं हम क्वांटीकृत का सिद्धांत। क्वांटाइज है कोणीय संवेग, क्वांटाइज है, फिक्स है, या तो इसमें है या इसमें या इसमें या इसमें, बीच में नहीं है भाई, बीच में नहीं गति करेगा, समझ रहे हो। या तो पहले एच अपॉन 2 पाई में, या 2 एच अपॉन 2 पाई में, या 3 एच अपॉन 2 पाई में। और एन एक्चुअल में क्या कही हमने, फिर कक्षा ऑर्बिट की बात करी, इस एन का नाम हमने क्या लिया, फिर ऑर्बिट लिया, कक्षा को या फिर शेल को। बात समझ में आ गई होगी, मैंने आपको ये दिखा भी दिया एच अपॉन 2 पाई कहां से आया, ये बात भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, क्लियर। चौथा पोस्टुलेट देखते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं बेटा कि तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग बताओ कितना होगा, तीसरी कक्षा का, तो भाई एन की जगह 3 रख दो, 3 एच अपॉन 2 पाई, ये तीसरी कक्षा कोणीय संवेग हो जाएगा एमवीआर। आपसे कहने लगे 5वीं कक्षा कोणीय संवेग बताओ, तो एमवीआर बराबर किसके होगा बेटा, 5 एच अपॉन 2 पाई के। ठीक है बेटा, आपसे पूछ सकता है ऑप्शन में कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में गति नहीं करेगा, और ऑप्शन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा बेटा आपको, ध्यान से सुनना अच्छे से बहुत। ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई, बी ऑप्शन एच अपॉन पाई, कौन सी कक्षा में गति नहीं करेगा, एच अपॉन पाई। सी ऑप्शन 3/3 एच अपॉन 2 पाई, और डी ऑप्शन 5 एच अपॉन 4 पाई। और आपसे पूछेगा बताओ इनमें से इलेक्ट्रॉन कौन सी वाली कक्षा में गति नहीं करेगा, तो चेक कर सकते हो, एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई करेगा ना, क्योंकि एन का नंबर यहां 1 है, पॉसिबल है। यहां एन का नंबर कितना होगा, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एच अपॉन 2 पाई बनाना पड़ेगा। अब ये एच अपॉन पाई है तो इसका मतलब 2 की गुना ऊपर भी हो रही होगी, तभी तो 2 से 2 खत्म होगा, एच अपॉन पाई आया होगा।
इसका मतलब यहाँ n का मान कितना है 2, पॉसिबल है भाई। यहाँ देखो ये h/2 है तो यहाँ n का मान कितना है 3, पॉसिबल है। यहाँ देखो बेटा मुझे पहले से h/2 बनाना पड़ेगा, h/2। अब ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 2, तो क्या n का मान 5/2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ गति नहीं करेगा, 5h/4 में गति नहीं करेगा। पहचान लोगे ये बात? तो ये बात भी मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चंस किस तरीके के आ जाते हैं, इस पे भी आपको अच्छे से क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनना। क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच विद्युत स्थितिक आकर्षण बल द्वारा प्राप्त होता है। चौथा पॉइंट भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से रेडियस त्रिज्या की गणना होगी। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है नाभिक के चारों ओर वो किस त्रिज्या से घूम रहा है, यहीं से निकल के आएगा फॉर्मूला। अच्छा ध्यान से सुनना बेटा, वो कह रहा है कि मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे गति कर रहा है। अब किसी भी चीज को वृत्ताकार पथ पे आप घुमाओ तो उस वृत्ताकार पथ पे घुमाने के लिए उसके पास एक अभिकेंद्र बल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। यानी कि किसी भी चीज को वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए एक बल काम करता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अब वो बल अंदर की ओर लगता है तो इस इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स काम कर रहा होगा अंदर की ओर, जिस फोर्स को हम बोलते हैं बेटा कौन सा बल, अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, ध्यान से सुनते रहना, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ये होता है बेटा किसी भी चीज को। अब अगर उसको एक वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो एक फोर्स तो अंदर की ओर काम करता है, एक फोर्स उस पर बाहर की ओर काम करता है, तभी तो ये बैलेंस रहेगा। भाई इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा ना, इस फोर्स को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और इस फोर्स को बैलेंस करेगा अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्यूगल फोर्स। यहां तक बात समझ में आयोगी? जैसे फॉर एग्जांपल यार बचपन में आपने एक गेम खेला होगा कि इस तरीके से हम हाथ रखते थे और दूसरा बंदा ऐसा हाथ रखता था और घूमते थे इस तरीके से। अब ध्यान सुना, हमारी कमर जस्ट पीछे को ऐसा हुआ करती थी और घूम रहे ऐसे, तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनो, एक फोर्स मैं उसे अपनी तरफ को खींचने पर लगा रहा हूं। ये वाला जो फोर्स है वो अभिकेंद्र बल है। फील करना इस बात को, ये वाला फोर्स कौन सा बेटा, अभिकेंद्र बल। उसे अपनी तरफ को खींच रहा हूं, वो मुझे अपनी तरफ को खींच रहा है, वो मुझे अपनी तरफ को खींच रहा है। समझ रहे हो बात को? अब सुनना, जब मैं उसे वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा हूं, उसे मैं किस पे घुमा रहा हूं बेटा, वृत्ताकार पथ पे घुमा रहा हूं, तो उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो बल काम कर रहे हैं। कौन से? एक तो मैं अपनी तरफ को खींच रहा हूं, एक वो खुद को पीछे की ओर लेके जा रहा है, एक पीछे को बल लग रहा है उसे, लग रहा है, तब जाके हम वृत्ताकार पथ पे। अब दोनों में से जस्ट फील करना, अगर मैंने छोड़ दिया तो वो कहां को गिर जाएगा, पीछे को गिर जाएगा, परे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम घूम रहे थे तो दोनों बैलेंस थे, उधर को लगने वाला बल भी और मेरी तरफ का फोर्स भी, दोनों क्या थे, बैलेंस थे। अब मैंने क्या करा, अपना फोर्स को लूज कर दिया, छोड़ दिया, तो फोर्स बढ़ गया जिसकी वजह से वो परे को चला गया, पीछे को गिर जाएगा। और जितना मैंने उसको अपनी तरफ को खींच रखा होगा, जितना मैंने ज्यादा फोर्स लगा रखा होगा, उतना ही वो दूर गिरेगा जाके। समझ में आ गई होगी बात? बहुत बढ़िया। तो यानी कि इस बल को बैलेंस करने के लिए एक बल काम करता है अपकेंद्र बल, जो इलेक्ट्रॉन को दूर की ओर भेज रहा होगा, जिस वजह से वो बैलेंस है। अब ये जो बल है, जो अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा mv²/r। फॉर्मूला याद कर लेना भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। m द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, v जिस वेग से वो गति कर रहा होगा उसका स्क्वायर, और r क्या है, त्रिज्या है, जिस त्रिज्या पे वो गति कर रहा है, ये वाली त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या r।
इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बल। अब फील करना, इस बात को अच्छे से समझना बेटा। अब ध्यान से देखना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच जो आकर्षण है वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच ही तो है। इस आकर्षण बल को हम बोलते हैं क्या? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। स्थैतिक आकर्षण बल, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? मान लीजिए अगर ये, ध्यान समझना, अगर ये चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन Z और एक प्रोटॉन पर आवेश होगा E के बराबर, तो अगर ये चार्ज प्लस ZE है और ये अगर E है, ये अगर E है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करता है जिसे हम कूलाम का नियम बोलते हैं, जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? जो बल होता है बेटा वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, गुणनफल मतलब ZE गुना E, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको बोलते हैं हम वैद्युत स्थैतिक बल। जो लग रहा है वो इसके बराबर होगा Fe 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ZE ये न्यूक्लियस का आवेश है, E ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, दोनों का गुणनफल, और अपॉन इनके बीच की दूरी R। ये जो बल है वो किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल के। इसी को तो बैलेंस कर रहा है बेटा ये, तभी तो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है। यानी कि जो अभिकेंद्र बल है, ये जो लग रहा है फोर्स अंदर की ओर, ये किसके बराबर होने वाला है? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के बराबर होने वाला है। जो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, यही तो खींच रहा है नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को। तो किस फोर्स से खींच रहा है? वो इस फोर्स से खींच रहा है। तो चेक करना जल्दी से इसको अच्छे से, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको यहां लिखेंगे अच्छे से इसको। अच्छा, तो जो हमारे पास बेटा, जो हमारे पास यहां पर वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल है, वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल है, वो बराबर होगा किसके? अभिकेंद्र बल के। अभिकेंद्र बल के। वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल क्या होगा? Fe, और Fe किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर, E गुना E ZE स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R स्क्वायर, और वो बराबर होगा किसके बेटा? mv स्क्वायर अपॉन R के। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, mv स्क्वायर अपॉन R के। ध्यान से सुनना, इस R से मैं इस R को खत्म कर सकता हूं, करूं या नहीं करूं? कर लेते हैं बेटा, कर लेते हैं। तो इस R से इस R को खत्म कर दो। अब R को उधर ले जाओ, R को उधर ले जाओ, इसे समीकरण 1 कहो पहले, तो आप कट करेंगे इसको, पर समीकरण 1 कह के। समीकरण 1, समीकरण 2 क्या होगा? इस R से ये R खत्म होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान सुनना, ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर बराबर होगा R के। समीकरण 2, ध्यान से देखते रहना बेटा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ZE स्क्वायर, यहां R बचेगा, R को उधर ले गया हम, एक R से R खत्म, तो R बचेगा, mv स्क्वायर अपॉन लिया तो अपॉन mv स्क्वायर, राइट। जल्दी से नोट करो इसको बेटा, नोट करो इसको जल्दी से। नोट कर लिया, चले आगे। ये फॉर्मूले नोट करते जाना, क्योंकि जब हम रेडियस निकालेंगे, R निकालेंगे, तो यहीं से निकालेंगे वैल्यू। ध्यान से बेटा नोट करते रहना अच्छे से फॉर्मूले। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। चलते हैं आगे बेटा। पांचवा पोस्टुलेट क्या कहता है? पांचवा पोस्टुलेट क्या कहता है बेटा? ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में गति करता है, निश्चित कक्षा में गति करता है, तब इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा अवशोषित करता है, ना तो ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा, और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ना ऊर्जा को निकालेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में गति कर रहा है, निश्चित कक्षा में गति कर रहा है, तो गति करते समय ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा को निकालेगा, ना ऊर्जा को अवशोषित करेगा, वो निश्चित ऊर्जा के साथ ही गति करता रहेगा। अतः इन्हें निश्चित ऊर्जा की कक्षा, क्या कहेंगे हम इसे? निश्चित ऊर्जा की कक्षा, यानी कि स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहते हैं। जिसे अभी मैंने आपको बताया भी था
कि भाई स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 4 5 इस तरीके से 4 5। अच्छा, यहां पर अगर मैं शैल की बात करूं, कक्षा की बात करूं, शैल मतलब ऑर्बिट की बात करूं, ऑर्बिट मतलब कक्षा, तो यहां पर के शैल एल एम एन ओ इस तरीके से, सॉरी के एल एम एन ओ। पहली कक्षा को के शैल कहेंगे हम, राइट। दूसरी कक्षा को एल शैल कहेंगे हम, तीसरी कक्षा को एम शैल कहेंगे, एन को, चौथी को एन शैल और पांचवी को ओ शैल। इस तरीके से बात करने वाले हैं हम। क्लियर है बात बेटा? तो ये सारी चीज आपको बताओ कि जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं, ये के शैल, एल शैल, एम शैल, एन शैल और ओ शैल, ये क्या है, कक्षा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यानी कि पहली के शैल कहेंगे, दूसरी कक्षा को एल शैल, तीसरी को एम शैल, चौथी को एन शैल और पांचवी को ओ शैल। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं दिखा भी देता हूं, बना भी लो। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। अब मैंने कहा इसको मैं क्या बोलूंगा, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। अगर एक और लू तो n बराबर 5। इसी को मैं k बोल सकता हूं, l बोल सकता हूं, m बोल सकता हूं, n बोल सकता हूं, एक और लूंगा तो o बोल सकता हूं। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो जब इलेक्ट्रॉन यहां गति करे या यहां गति करे, यहां गति करे, पांचवी कक्षा में गति करे, जब इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की कक्षा में गति करेगा तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ना ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा। ऊर्जा का कोई कुछ नहीं होने वाला, वो जिस ऊर्जा से गति कर रहा है बस उसी ऊर्जा से गति करता रहेगा। क्लियर बात? चले आगे। बहुत। अब छठा पॉइंट क्या कहता है, ये बहुत खास बात है। छठा पॉइंट कहता है कि भाई जब मैं क्या करूंगा, एटम को, परमाणु को ऊर्जा दूंगा। परमाणु को ऊर्जा देने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को भी ऊर्जा दी जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन अब ऊर्जा को क्या करेगा, गेन करेगा, ग्रहण करेगा। समझ लो बात को बेटा। अभी अब इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां इलेक्ट्रॉन था, इसने एनर्जी क्या दी, ग्रहण कर ली। और ग्रहण करने के बाद ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, लो एनर्जी लेवल है। यहां से एक्साइट हो गया इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ऊपर चला गया, तो ऊपर हमारा कैसा होगा, उच्च ऊर्जा स्तर होगा, उच्च ऊर्जा स्तर। ध्यान सुनते रहो बेटा, उच्च ऊर्जा स्तर। अब मैंने कहा उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी E1 और निम्न ऊर्जा स्तर की एनर्जी, सॉरी, उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी E2 और निम्न ऊर्जा स्तर की एनर्जी E1। तो इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा, उतनी एनर्जी ये क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तभी तो निम्न एनर्जी से कहा जाएगा उच्च एनर्जी में जाएगा। जितना एनर्जी का गैप है, ये उतनी एनर्जी को ग्रहण करेगा। हर प्रकार की एनर्जी ग्रहण नहीं कर रहा, ध्यान सुनना। जो गैप है, मान लीजिए इसके एनर्जी के बीच का जो गैप है वो 10 जूल है मान लीजिए, तो भाई 10 जूल की ऊर्जा को ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा। ना तो 7 की, ना 8 की, ना 9 की, ना 4 की, ना 5 की, किसी एनर्जी को ग्रहण नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ किसे ग्रहण करेगा, 10 जूल की ऊर्जा को। तो अब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से एनर्जी को ग्रहण करेगा और कहां चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा तो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, एनर्जी को ग्रहण करा, एनर्जी को अवशोषित करा। कितनी ऊर्जा की, 10 जूल। और ये 10 जूल ऊर्जा क्या होगा, इनकी डिफरेंस के बराबर होगा। तो डेल्टा ई बराबर होगा E2 माइनस E1। और ये E2 माइनस E1 किसके बराबर होगा, अगर मैं कह रहा हूं 10 जूल है तो 10 जूल के बराबर होगा डेल्टा ई। अच्छा, अब आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाता है, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में जाता है, तो वो अपना आप को अस्थायी फील करता है, अनस्टेबल फील करता है। मतलब यहां इलेक्ट्रॉन जब गया तो खुद को वो अनस्टेबल फील कर रहा है। अब जब वो अनस्टेबल फील कर रहा है तो वापस अपनी कक्षा में आना चाहेगा। और जब वो वापस अपनी कक्षा में आएगा तो जितनी ऊर्जा उसने ग्रहण करी उतनी ऊर्जा को वो क्या कर देगा, उत्सर्जित कर देगा, वापस निकाल देगा। अब मुझे बताओ इसने कितनी ऊर्जा ग्रहण करी थी, 10 जूल, तो 10 ही जूल की ऊर्जा को निकालेगा। तो इसका मतलब अवशोषण ऊर्जा और उत्सर्जन ऊर्जा दोनों के मान क्या होंगे, समान होंगे।
अवशोषण ऊर्जा भी उतनी होगी और उत्सर्जन ऊर्जा भी उतनी ही होगी। अब जब ऊर्जा निकल रही है तो एक रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी, एनर्जी, किरणें ही तो है भाई, एक रेडिएशन की फॉर्म में निकलेगी, विकिरण की फॉर्म में निकलेगी। अब ये जो विकिरण है, ये जो विकिरण है यही स्पेक्ट्रम बनाएगी। इसी चीज को एक्सप्लेन करा यहां से इन्होंने, यही क्या बनाएगी, स्पेक्ट्रम बनाएगी। और हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को यहीं से समझने की कोशिश करेंगे, यहीं से चीजें समझ में आएंगी अब स्टेप बाय स्टेप। चलिए पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद ध्यान समझेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा, हर प्रकार की ऊर्जा नहीं ले रहा भाई, निश्चित मात्रा ले रहा है कोई, अच्छा, अवशोषित होती है। तो निश्चित मात्रा क्या करेगा, वो अवशोषित करेगा एवं इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कूद जाता है, चला जाएगा, तब ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा। ऊर्जा को एब्जॉर्ब करना, यही क्या कहलाता है, ऊर्जा का अवशोषण कहलाता है। अच्छा, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, जब वापस आता है तो ऊर्जा का प्रकाश के रूप में उत्सर्जन होता है, रेडिएशन के रूप फॉर्म में एनर्जी निकलती है, जिसे स्पेक्ट्रम की रेखाएं बनती है, जिससे क्या बनेगी, स्पेक्ट्रम की रेखाएं बनेगी, मतलब स्पेक्ट्रम बनेगा। अच्छा, दोनों ऊर्जा स्रोतों की ऊर्जा के अंतर के बराबर, ये जो दोनों ऊर्जा स्रोतों की ऊर्जा का अंतर है, इसके बराबर ही क्या होगा, अवशोषण या उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है। या तो अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, उतनी एनर्जी। इसको मैंने अब कर दिया तो आपके बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं। अब मान लिया मैंने कहा भाई, जो उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी है, उच्च ऊर्जा स्तर की एनर्जी, मान लो, माना उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 तथा निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 है, तब मैं बोल सकता हूं कि उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा, यानी कि मैं बोल सकता हूं डेल्टा E बराबर होगा E2 माइनस E1। ये डेल्टा E क्या है बेटा, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा, उत्सर्जन कहूं या फिर अवशोषण ऊर्जा कहूं। अब कितनी ऊर्जा इसने ग्रहण करती, ये वही तो ऊर्जा है जो वो ग्रहण कर रहा है या वो जो निकाल रहा है, वही तो एनर्जी है। और जब एनर्जी को ग्रहण करेगा तो hν की फॉर्म में तो करेगा भाई। ऊर्जा जो दी जा रही है, प्लांक क्वांटम सिद्धांत आपने पढ़ लिया होगा, वो hν की फॉर्म में तो दी जा रही है, यही तो था प्लांक क्वांटम सिद्धांत। तो यानी कि जो डेल्टा जो हमारे डेल्टा ई है वो किसके बराबर होगा, hν के बराबर होगा डेल्टा ई। ये जो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित हो रही है ये किसके बराबर होगी, hν के। तो न्यू बराबर किसके होगा बेटा, डेल्टा ई अपॉन एच के, डेल्टा ई अपॉन एच के। जहां एच क्या है, जहां एच क्या है बेटा, एच है हमारा प्लांक स्थिरांक, प्लांक स्थिरांक, जिसका मान होता है 6.626 गुना 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बोहर की आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का नियम। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, बोहर की आवृत्ति का नियम कहते हैं। तो जो बोहर की आवृत्ति है वो किसके बराबर होती है, न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच के, डेल्टा ई अपॉन एच के। और डेल्टा ई क्या है मेरे पास, उत्सर्जन या अवशोषण ऊर्जा। क्लियर है बात, बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आपको। जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चले, बहुत बढ़िया। तो ये थे सारे बोहर के पोस्टुलेट जो हमने डिस्कस कर लिए सारे के सारे। अब हम क्या करेंगे, इन पोस्टुलेट से कैलकुलेशन करेंगे। हम यहां से निकालेंगे बेटा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा। हम यहां से फाइंड आउट करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितनी दूरी पर गति कर रहा है, मतलब उसकी त्रिज्या क्या है,
तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ज्ञात करने वाले हैं। हम यहाँ ज्ञात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का वेग के, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो किस वेग से घूम रहा है, साथ में हाइड्रोजन के आयनन विभव की गणना, इन सबको हम करने वाले हैं। तो अब कॉपी तो आपके पास 100% हो क्योंकि कैलकुलेटिव चीज है, सही है। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या करने वाले। पहली बात जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बात यह है कि जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज पर ही लागू होता है, यानी कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज पर लागू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मॉडल आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज पर लागू होगा। दूसरी बात, ये जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति पर आधारित है। तो जो बोहर का परमाणु मॉडल होता है वो इलेक्ट्रॉन को तरंग नहीं मानता, ये इलेक्ट्रॉन क्या मानते हैं, कण मानते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। बोहर का सिद्धांत एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे He+, में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकाल दिया तो अब तो एक ही बचा। जैसे बेटा Li डाई पॉजिटिव, Li में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो Li में कितने होते हैं, 3, कितने निकाल दिए, 2 निकाल दिए तो एक बचा। जैसे Bi ट्राई पॉजिटिव, बी में कितने होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 निकाल दिए तो एक बचा। तो ऐसी स्पीशीज पर बोहर का नियम लागू होता है। अच्छा, अतः इसकी सहायता से बोर कक्षा की त्रिज्या, रेडियस, बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का वेग, हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा आदि की गणना की जा सकती है। तो अब कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन होने वाली है, और कैलकुलेशन आपको पता ही है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मजा आएगा, थोड़ी सी वीक है तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा कोशिश करोगे बहुत अच्छे से सीखने की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा बोहर कक्षा की त्रिज्या की गणना, कैलकुलेटिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द बोहर ऑर्बिट। अच्छा, मैं यहां पर सबसे पहले आपको शॉर्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर उसको डेराइव कराऊंगा कि कैसे आया ये एनर्जी, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें करनी है बेटा, लेकिन अगर कैलकुलेशन वीक है तो कम से कम शॉर्ट फॉर्मूला तो आपको याद हो, और उसके बाद चीजों को स्किप कर सकते हो, स्किप करने के बाद फिर नए जहां से कैलकुलेशन शुरू होगी वो देख सकते हो। चलिए हम अगर बात करेंगे रेडियस की, तो एनवी कक्षा की जो रेडियस होगी, एनवी कक्षा की जो रेडियस होने वाली है वो होगी हमारे पास 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। अब आप निकाल सकते हो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु का जो Z होता है वो 1 होता है, तो Z की वैल्यू तो आप 1 पुट कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं पहली कक्षा की ऊर्जा, तो n का मान 1 रख देना, दूसरी कक्षा की ऊर्जा तो n का मान 2 रख देना, तीसरी कक्षा की ऊर्जा तो n का मान 3 रख देना। ये हम बाद में निकालेंगे, लेकिन आप निकाल सकते हो खुद से भी, वीडियो को पॉज करके। चलिए कैसे डेराइव करा हमने, इसको देख लें। समीकरण 2 याद होगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर। ये था समीकरण 2, था या नहीं था, यहां इसे मान लेते हैं ये समीकरण 2 था बेटा। एक और हमने कहा था कि जो कोणीय संवेग होता है MVR वो बराबर होता है बेटा NH अपॉन 2 पाई के, था या नहीं था, जल्दी से बताओ, NH अपॉन 2 पाई के, NH अपॉन 2 पाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे R का मान निकालना है, तो मुझे यहां से V चाहिए बेटा, V निकालना है मुझे, यहां पे मुझे यहां से क्या फाइंड आउट करना है, V। और V निकालने के लिए मुझे क्या करूंगा, मैं समीकरण 3 का स्क्वायर करूंगा। तो समीकरण 3 का स्क्वायर कर दो, समीकरण 3 का वर्ग करने को, ध्यान से सुनते रहना बेटा, क्योंकि देखो शॉर्ट फॉर्मूला अच्छी बात है कि चीजों को आसानी से सोल्व करता है, लेकिन आपको तरीका भी पता हो ताकि वो शॉर्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाए, और बीच में अगर कोई कॉन्सेप्ट से आता है क्वेश्चन तो वो भी आपको दिक्कत ना हो। चलिए स्क्वायर करोगे, इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो m का स्क्वायर होगा,
v का स्क्वायर होगा, r का स्क्वायर होगा, बराबर n का स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा तो 4 पाई का स्क्वायर होगा। समीकरण हमने कह दिया इसको, चलिए समीकरण कह दो इसको 4, या रहने दो, वी स्क्वायर का वैल्यू निकालनी, मुझे वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, या क्या करो, रहने दो, वी स्क्वायर की वैल्यू निकालो, इसे समीकरण 4। आप क्या करो, समीकरण 4 को समीकरण किससे 2 से डिवाइड कर दो, तो समीकरण 2 डिवाइड समीकरण 4, 4 को बेटा मैं क्या कर रहा हूं 2 से डिवाइड कर, समीकरण 4 लिखो, r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन, ध्यान सुनते रहना बेटा, एम वी स्क्वायर, डिवाइड कर रहा हूं मैं किससे, एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर से, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ध्यान से समझते रहना बहुत अच्छे से, ये कहां जाएगा सबसे ऊपर, ये कहां जाएगा नीचे, तो आर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, ये सबसे ऊपर जाएगा तो जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये सबसे नीचे वाली चीज कहां जाएगी बेटा, सबसे ऊपर, और ये यहां जाएगा, तो यहां देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर गुना एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये आ गया बेटा हमारे पास, क्लियर है। अब जो कट रहा है काट लो, क्या कट रहा है बेटा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट रहा है, चेक करो, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर खत्म, अच्छा यहां पर एक m है तो एक m से m खत्म, और क्या कट रहा है बेटा, r से r कम खत्म, तो यहां बचा हमारे पास, यहां बचा 1/mr, एक m बचा और एक r बचा, अच्छा यहां बचा बेटा 4 पाई स्क्वायर, पाई से सॉरी पाई भी तो कट रहा है, 4 से 4 खत्म, एक पाई से एक पाई खत्म, तो यहां बच रहा है मेरे पास, ऊपर बच रहा है जेड ई स्क्वायर पाई, जेड ई स्क्वायर पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे आर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, करने के बाद क्या मिलेगा आपको बेटा, एम आर जेड ई स्क्वायर पाई बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मुझे तो आर चाहिए तो बाकी को बटे भेज दो, तो आर बराबर होगा, जल्दी से देखो बेटा, आर बराबर क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई, ये होगा। अब जो चीज कांस्टेंट है उसको अलग कर लेते हैं बेटा, कांस्टेंट को, जो चीजें कांस्टेंट है उसको अलग करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्या क्या कांस्टेंट है, चलिए दिख रहा है अच्छे से, क्या क्या कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एन बदलेगा, एन तो बदलेगा ना बेटा, एच प्लैंक स्थिरांक कांस्टेंट है, एन स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, अपॉन एम कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जेड भी बदलता है, परमाणु क्रमांक चेंज होता है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, इधर क्या बचा बेटा हमारे पास, एन स्क्वायर बचा, नीचे क्या बचा बेटा हमारे पास, जेड बचा। अब जब मैं कैलकुलेट करूंगा, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, देखियो स्टार्टिंग मैंने यही लिखवा रखा है, ये कहां से आ गया, कोई बात नहीं, देखना 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में आएगा बेटा, एंगस्ट्रॉम, तो चेक कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्मूले भी बेटा पता होने चाहिए, लेकिन डेराइव कहां से आया ये भी आपको पता, क्लियर है नहीं, ध्यान से देख सकते हो आप, बहुत अच्छे से ध्यान देख सकते हो, यहां तक बात समझ में आती है नहीं आती, जल्दी से बताओ, क्लियर है बात। आर का वैल्यू, आर बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ध्यान से देखो, आर का मान क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, एम क्या है बेटा, ये ई स्क्वायर, एम ई स्क्वायर पाई एन स्क्वायर अपॉन जेड, याद रहेगी बात, लिख भी सकते हो बेटा आप यहाँ पर, आर का मान लिख सकते हो अलग से, आर का मान क्या, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर क्या पाई
एम ई स्क्वायर पाई और बेटा यहाँ पर क्या बचा हमारा एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर है बात? इसको अलग से लिख लेना आर की वैल्यू। तो आपको रेडियस समझ में आ गई कैसे? अब ध्यान से सुनो, सुनने की बात तो अब है। अब मैं आपको करता हूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए अब वीडियो को पॉज करो और निकाल के दिखाओ जल्दी से त्रिज्या। z बराबर 1 होगा, तो पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा की त्रिज्या, पहली कक्षा मतलब n बराबर 1 की त्रिज्या बताओ कितनी आएगी भाई? r1 बराबर होगा 0.529 या 52 लिख लो बस, n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर अपॉन z भी 1 है, z भी 1 है, तो फाइनली कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम, 9 भी ले लो। चलो क्लियर है बात? दूसरी कक्षा की त्रिज्या r2 0.529 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन z तो 1 ही है, तो 4 से गुना करो। क्लियर है? कर लेना 4 से गुना, ये आ जाएगा हमारा एंगस्ट्रॉम। तीसरी कक्षा की त्रिज्या 0.529 एन स्क्वायर, एन मतलब 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 1, अरे 1 तो सबको पता ही है भाई, z तो 1 ही है, इतना एंगस्ट्रॉम निकाल सकते हो। तो हर एक कक्षा की त्रिज्या निकाल सकते हो फॉर हाइड्रोजन एटम, या कोई भी ले लो, हीलियम एटम ले लो ना भाई, हीलियम एटम ले लो He+ के लिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा 2, और अगर पहली कक्षा है तो n बराबर 1, तो z नीचे 2 रख देना, n का मान 1 रख देना, 2 से डिवाइड कर दो, निकल के आ जाएगा 0.26। वो तो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, अब निकाल के देखना अच्छे से। क्लियर बात? समझ में आ गई? चले आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना की बात करूं तो Rn बराबर आएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, अगर Rn की बात हो रही है तो Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, Z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। अब आप n का मान आपको बताइए, कक्षा है, ऑर्बिट है, z परमाणु क्रमांक है, रख सकते हो वैल्यू और वेग निकाल सकते हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कैसे डिराइव करते हैं इसको, क्योंकि हमने देखा था mvr बराबर था क्या nh अपॉन 2 पाई के, था नहीं था? जल्दी से बताओ, nh अपॉन 2 पाई के। बस मुझे क्या करना है, v निकालना है, तो nh अपॉन 2 पाई mr को बेटे भेज दिया, r की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन क्या था बेटा हमारे पास, m e की पावर e स्क्वायर पाई z, यही था ना? वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो v बराबर आएगा nh 2 पाई mr, r की जगह वैल्यू रखो, r की जगह भैया, r की जगह वैल्यू रखो जल्दी से भाई, r की जगह वैल्यू रखो, वैल्यू रखोगे r की जगह तो यहाँ आएगा एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन, अपॉन की चीज कहां जाएगी ऊपर, तो m e स्क्वायर पाई z। लो जी भाई साहब, आ गया हमारे पास। चेक करो जल्दी से, चेक करो, समय कम है तो जल्दी चेक करो। m से m खत्म, क्लियर है बात? जल्दी से बताओ बेटा। अच्छा, एक NH से एक NH खत्म, पाई से पाई खत्म, और भी कुछ कट रहा है? और कुछ नहीं कट रहा, तो v बराबर क्या आया, ऊपर क्या बचा, e स्क्वायर z, ये बच रहा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट NH। अब जो कांस्टेंट वैल्यू हो निकाल लो, ऊपर तो e स्क्वायर कांस्टेंट है, चार्ज तो सेम ही होता है ना, नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट h है, ये कांस्टेंट है बेटा, बाहर क्या बचा, z अपॉन n, z अपॉन n, z अपॉन n। क्लियर है बात? जल्दी बताओ। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सारी वैल्यू पुट करोगे, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 2.18 इंटू 10⁶, और z तो हमारा है ही z अपॉन n, तो चेक कर सकते हो बेटा मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू आपको बताइए मीटर पर सेकेंड, यही लिख रखा है मैंने, तो डायरेक्ट भी आपको बता रहा हूं और डेरिवेटिव भी करके दिखा रहा हूं। क्लियर है? अब यहीं से ही अगर हम बात करें कि भाई मुझे तो आप पहली कक्षा की त्रिज्या बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए, पहली मतलब सॉरी हाइड्रोजन परमाणु के लिए,
अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है तो Z बराबर 1 होगा। तो वेग की बात कर रहा हूं तो V1 बताओ, तो 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 Z अपॉन 1, Z तो 1 है, अपॉन N, N भी कितना है बेटा, पहली कक्षा अगर है तो 1 है, ये रहा V1 पहली कक्षा है ना, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2.18 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड। आप चेक कर सकते हो पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड कितनी है, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यानी कि V2 2.18 इंटू 10 टू पावर 6, Z कितना है 1, N कितना है 2, तो हाफ कर देना निकल कर। ऐसे ही V3 भी आप निकाल सकते हो। क्लियर बात बेटा, तो आपको वेलोसिटी पता चल गई और रेडियस भी पता चल गई। क्लियर बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो E बराबर होगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस बेटा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का सम हमारे पास क्या निकल कर आता है, हाँ कुल ऊर्जा के बराबर आता है। अगर मैं गतिज ऊर्जा की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चेक करते हैं, जब मेरे पास, ध्यान से सुनना बेटा, जब मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब बेटा ये किसी नाभिक के चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो रहा है तो स्थितिज ऊर्जा क्रिएट होती है। मतलब स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान द्रव्यमान के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण हो सकती है, चार्ज चार्ज के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा आ सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण स्थितिज ऊर्जा है, और इलेक्ट्रॉन की गति के कारण काइनेटिक ऊर्जा है। तो दोनों का योग ही इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो चेक कर सकता हूं बेटा, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, समीकरण आप बोल दीजिए 5 4 जो भी होगा नेक्स्ट। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। अब v का फॉर्मूला आपको बताओ, v का फॉर्मूला था बेटा, ध्यान से देखना, अगर आपने देखा हो v का फॉर्मूला E² Z अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट n, ये था। इसका स्क्वायर करो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हाफ m e की पावर 4 Z² अपॉन 2 का स्क्वायर करो तो 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर। स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, कर सकते हो। 4 की गुना करोगे तो कांस्टेंट निकाल लो, तो मैं निकाल सकता हूँ m कांस्टेंट, e की पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे क्या 4 दूनी 8 कांस्टेंट है बेटा, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बेटा, Z², सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या बचा ऊपर, Z² अपॉन n स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतने की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास, चेक करना, इतने की वैल्यू निकल कर आएगी बेटा 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में नहीं है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस इलेक्ट्रॉन की जगह वैल्यू रखे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19 कूलम, इतना रख दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई बेटा। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो जब दो चार्ज के बीच, जैसे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच बेटा एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। तो अगर मैं इसे कहूं चार्ज Q1, इसे चार्ज कहूं Q2, तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर R है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 कितना है बेटा, Ze, और पॉजिटिव है, विद साइन रखते हैं, Ze पॉजिटिव है। Q2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -e के बराबर, और अपॉन इनके बीच की दूरी r। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा, माइनस में बाहर ले लेता हूं तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Ze² अपॉन r। चेक कर सकते हो बेटा, Ze² अपॉन r, माइनस तो हमने स्टार्टिंग में ले लिया बेटा। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, r की वैल्यू पुट करनी है, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अगर आपने देखा हो r की वैल्यू, कह सकता हूं एप्सिलॉन नॉट h² n²। अपॉन की चीज ऊपर चली जाएगी तो ऊपर लिख देता हूं मैं m। चेक कर लेना बेटा, पीछे से आप वीडियो को देख सकते हो, पीछे से जा सकते हो, और ये आपने फॉर्मूले लिखे हो तो मैंने कहा भी था फॉर्मूले अलग से लिख लेना, m e² पाई h, सॉरी पाई z
एम सॉरी, पाई जेड, पाई जेड ये। अच्छा, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा माइनस, चेक कर सकते हो बेटा आप, माइनस, ध्यान से निकालो, जेड ई की गुना ई में करोगे तो ई की पावर 4 एम, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड के जेड में गुना करोगे तो जेड स्क्वायर एम पाई एम, और पाई से पाई खत्म हो रहा है तो पाई तो खत्म करो यहां से, पाई से पाई तो खत्म हो रहा है भैया, पाई खत्म करो। अच्छा, नीचे क्या बचा बेटा हमारे पास, 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, चेक कर सकते हो बेटा, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके की बनानी है ताकि हमारे पास वैल्यू हमने ये निकाल रखी है। तो ऊपर है मेरे पास है एम ई की पावर 4, ऊपर भी देखो एम ई की पावर 4 है, क्लियर है बात बेटा, अपॉन यहां 8 है तो मैं क्या करूंगा, यहां 4 है तो 2 की गुना ऊपर कर दूंगा और 2 की गुना नीचे, नीचे करोगे तो 8 हो जाएगा बेटा, भाई 2 की गुना ऊपर कर दी, 2 की गुना नीचे, लो कर देता हूं यहां पर 2 की ऊपर और 2 की नीचे, तो 4 दूनी 8, 8 हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट हो गया, और यहां पर क्या बचा बेटा हमारे पास, जेड स्क्वायर बचा अपॉन एन स्क्वायर बचा, नीचे से एन स्क्वायर देख सकते हो, एम ई की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ, तो यहां पाई कहां गया, चेक करते हैं बेटा इसको अच्छे से, यहां तो पाई आ रहा है, पाई, सॉरी यहां पाई की जगह बेटा एच है, सॉरी 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 सॉरी, यहां एच है, यहां एच है बेटा, तो यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच स्क्वायर, तो यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर आ जाएगा, आई एम सॉरी, अब ठीक है बेटा, अब सही है बेटा। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस की चल रही है, माइनस की, ये माइनस की चल रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगा माइनस, ये तो 13.6 इंटू 2z² अपॉन एन स्क्वायर। तो अब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, वैल्यू पुट कर दो समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से चेक करो बेटा, समीकरण 5 जो एनर्जी है ई है वो बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ध्यान से देखो बेटा 13.6, माइनस कैसे कर रहे, माइनस कैसे कर रहे हैं, ध्यान सुनो, प्लस है ये और ये कैसा है माइनस, तो माइनस और प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा बेटा, नहीं समझ में आ रही है बात तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझाते हैं, इसको प्लस कर दो, यहां माइनस लिख दो, अब आ जाएगी बात, 13.2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दो, अब बताओ माइनस प्लस कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, तो 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 13.6, ठीक है, 2z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहां तक बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन है उसे कॉमन ले लो, कॉमन क्या है बेटा यहां पर, ई 13.6 कॉमन है, इसके पास भी है, इसके पास भी, अच्छा, और क्या कॉमन है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन है, यहां 1 बचेगा, माइनस यहां कितना बच रहा है 2, तो 1 में से 2 गया, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, -1, 1 की गुना तो किसी में कर दो 1 ही आएगा, बस माइनस आ जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और मात्रा किस में आ रहा है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में आ रहा है ये बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है वो कितनी है बेटा, माइनस के 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, नेगेटिव आ रही है, तो टोटल ऊर्जा, टोटल ऊर्जा क्या आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, टोटल ऊर्जा, मच्छर से गिरी, टोटल ऊर्जा कैसे आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव क्या आ रही है, क्योंकि नेगेटिव क्यों आ रही है बेटा, तो आप देख सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण, नाभिक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का कब्जा है, ऐसा मान लो पकड़ रखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई
जितनी एनर्जी से इसने पकड़ रखा है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव है इस इलेक्ट्रॉन पर। खैर वो देखेंगे अभी हम, फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखना बेटा, आगे बढ़ते हैं। अभी तो देख रहे हो अच्छे से, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं ये जो हमारे पास एनर्जी है, ये तो एन की, एन शेल की एनर्जी है बेटा, ई एन टोटल एनर्जी कौन सी है, एन की। अब मैं आपसे कहूं अगर, अब मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो Z बराबर 1 होगा, होगा या नहीं होगा। पहली कक्षा की ऊर्जा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से खेल खिलेगा, आप ध्यान से रखना। पहली कक्षा की ऊर्जा, पहली कक्षा की ऊर्जा, कक्षा की ऊर्जा जिसे मैं कहूंगा E1, वो बराबर होगा -13.6 जेड स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा, दूसरी कक्षा की ऊर्जा E2, वो बराबर होगा -13.6 गुना जेड स्क्वायर, जेड तो 1 ही हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूं, एन 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, तो 1/4, और जब 13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं तीसरी कक्षा की ऊर्जा, तीसरी कक्षा की ऊर्जा, तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा की अगर हम बात करें तो E3 वो बराबर होगा -13.6 गुना 1/3 का स्क्वायर 9, तो -13.6 गुना 1/9, 9 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं बात करूं बेटा चौथी कक्षा की ऊर्जा, तो ऐसे आप चौथी कक्षा की ऊर्जा, किसी भी कक्षा की एनर्जी निकाल सकते हो। चौथी कक्षा की ऊर्जा मतलब E4 आप निकाल सकते हो -13.6 गुना 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि एन का मान तो 4 है ना बेटा। हाँ, एन बराबर यहाँ पर 4 है, एन बराबर यहाँ पर 3 है, सॉरी 2 है, एन बराबर यहाँ पर 3 है, एन बराबर यहाँ पर 1 है। अच्छा, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो -13.6 गुना 1/16 डिवाइड करोगे बेटा तो आएगा ये -0.585 आई थिंक 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कौन सी कक्षा की एनर्जी कितनी होगी, और ऐसे निकाल सकते हो। अगर मैं अनंत कक्षा की एनर्जी निकालूं, अनंत कक्षा की ई इनफाइनाइट, तो फिर ये कितनी आएगी बेटा हमारे पास -13.6 गुना 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट को 0 बोलते हैं, तो कितनी आएगी 0। इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है, ये पहली कक्षा है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, अनंत, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होता जा रहा है, मतलब उस पर कर्जा घटता जा रहा है, आप चेक कर सकते। तो अनंत कक्षा की ऊर्जा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको जितना पढ़ाया गया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बोहर का मॉडल पता चला होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए बेटा आप वेट कीजिए, अगला चैप्टर आपको कल मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल मिलेगा, तो इसलिए इसको अच्छे से कर लेना बेटा, ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ। ठीक है, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।